हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर जो है जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस नियम पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, केपलर का तीसरा नियम। तो देखिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाते हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल का जो है समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी मान लीजिए कि दो जो है m1 और m2 दो वस्तु, ठीक है, दो m1 और m2। तो यहाँ पे जो बल लगेगा ये m समानुपाती होगा m1 m2 के, ठीक है। गुणनफल ये तो यानी हो जाएगा F समानुपाती 1/r², ठीक है। तो व्युत्क्रम का वर्ग हो गया, यानी F बराबर क्या होगा, तो F बराबर होगा m1 m2 और नीचे में क्या होगा r²। m1 m2 नीचे में क्या होगा r², यानी यहाँ पे समानुपाती होगा, यानी F बराबर क्या होगा g m1 m2 बाई r², ठीक है। g m1 m2 बाई r²। देखिए, केपलर के गति संबंधी दूसरा नियम जो है यानी क्षेत्रफल का नियम जो है किसी भी ग्रह की सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि जो है स्कंदन में धागों के जाल को क्या कहते हैं। तो सी ऑप्शन, फाइब्रिन। तो स्कंदन में धागों के जाल को फाइब्रिन कहते हैं। प्लाज्मा स्कंदन के परिणाम स्वरूप फाइब्रिन थक्का बनता है, ठीक है। फाइब्रिनोलिसिस के कारण थक्के जो है खुल जाते हैं। सभी कशेरुकी प्राणियों के रक्त में फाइब्रिनोजेन होता है जो यकृत में उत्पन्न होने वाला एक जटिल ग्लाइकोप्रोटीन है। अब देखिए, फाइब्रिन जो है प्लेटलेट्स से जुड़े मोटे और घुलनशील प्रोटीन स्टेंड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज गुर्दे की पत्थरी के निर्माण में सहायक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा, डी ऑप्शन। तो देखिए, गुर्दे की पत्थरी के निर्माण में जो है विकल्प में से एक से अधिक शामिल नहीं है। गुर्दे की पत्थरी में ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम मैलेट होते हैं, किससे बने होते हैं। गुर्दे की पत्थरी जो का प्रकार निम्न है, जैसे व्हाइट स्टोन, उसके बाद है कैल्शियम स्टोन, उसके बाद है सिस्टीन स्टोन और यूरिक अम्ल स्टोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि कौन सा जो है स्टेरॉयड हार्मोन है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, ग्लूकोकार्टोकोड्स जो है स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन वसा में घुलनशील होते हैं और कोशिका झिल्ली से गुजरने में सक्षम होते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, उसके बाद है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आदि। उसके बाद देखिए कि पेप्टाइड हार्मोन अमीनो अम्ल से बने होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। उसके बाद पेप्टाइड हार्मोन कोशिका झिल्ली से गुजरने में असमर्थ होते हैं। इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण जो है पेप्टाइड हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभि की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो 115 का होगा बी ऑप्शन, यानी न्यूक्लियोलस में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो नाभिक की संरचना के बारे में जो गलत कथन है कि न्यूक्लियोलस में आरएनए, डीएनए, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। केंद्रिका जो है प्रोटीन एवं आरएनए के बने होते हैं। उसके बाद देखिए कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किए थे। उसके बाद है कि केंद्रक के 4 भाग निम्नलिखित है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका एवं क्रोमेटिन धागा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलेडियम और ग्रेसेलेरिया का उपयोग खाली स्थान के निर्माण में किया जाता है। 116 का होगा ए ऑप्शन। अगर, तो देखिए गैलेडियम और जो है ग्रेलेसिया ग्रेले ग्रेसेलेरिया का उपयोग जो है अगर के निर्माण में किया जाता है। थैलोफाइटा में शैवाल, जीवाणु एवं कवक का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोडर्मा शैवाल जो है कछुओं की पीठ पर उगता है। उसके बाद है कि साइनो बैक्टीरिया की एक अन्य संज्ञा नीली हरी शैवाल है। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद ग्लाइकोजन है। काढ़ा तथा नाइट्रेला शैवाल जो है मलेरिया उन्मूलन में सहायक होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जो है उम्र से संबंधित विकार है, तो 117 का होगा सी ऑप्शन, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस उम्र से संबंधित क्या है, विकार है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में जो है रोगी की हड्डियां अंदर के खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं, अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती है। फिर है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जो है ऑस्टियोपोरोसिस की मुख्य वजह है। ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवांशिकी रोग के एक समूह है जिसमें संचलन यानी चलने फिरने और हिलने डुलने को नियंत्रित करने वाले कंकालीय मांसपेशियों में उत्तरोत्तर कमजोरी आती है और उनका क्षय जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी का कार्य नहीं है, तो सी ऑप्शन। तो यह एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जो पौधे को अस्थिर करता है। तो मिट्टी का जो है एक मैट्रिक्स के रूप में कार्य करता है जो पौधों को स्थिर करता है और स्थिर करता है। मिट्टी का कार्य नहीं है। मिट्टी का कार्य है कि यह पानी धारण करता है, यह जड़ों को हवा प्रदान करता है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है अधिकांश नाइट्रोजन पौधे में कैसे प्रवाहित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, अकार्बनिक आयनों के रूप में। अधिकांश नाइट्रोजन पौधों में अकार्बनिक आयनों के रूप में प्रवाहित होती हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करने वाली असहजीवी जीवाणु एजोटोबैक्टर एवं क्लास्ट्रीडियम जीवाणु है। नाइट्रीकारक जीवाणु अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट में बदलते हैं। राइजोबियम जो है राइजोबियम इम्यूमिनोसेरम ठीक है जीवाणु पौधे से सहजीवन व्यतीत करता है। पौधे प्रायः नाइट्रस NO3 के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 120। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है, तो सी ऑप्शन, यानी वे धारीदार नहीं है। तो देखिए हृदय की मांसपेशियां जो है धारीदार नहीं है, हृदय की मांसपेशियों की विशेषता नहीं है। हृदय की मांसपेशियों की विशेषता निम्न है, जैसे हृदय जो है पेशी अनैच्छिक पेशियों से बनती है। यह बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। यह जीवन भर लयबद्ध होकर जो है प्रसार एवं संकुचन करती हैं। नेक्स्ट है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण अध्ययन में योगदान दिया है, 121 का होगा ए ऑप्शन, मेल्विन कैल्विन। मेल्विन कैल्विन ने प्रकाश जो है संश्लेषण अध्ययन में योगदान दिया है। मेल्विन कैल्विन को कार्बन के मार्ग की खोज के लिए 1961 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, उसके बाद है कि कार्बन के मार्ग की खोज मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि से किया था। मेल्विन कैल्विन ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि में क्लोरेला नामक एक कोशिकीय हरे शैवाल का प्रयोग किया था। कैल्विन बेंसन चक्र के 3 चरण निम्न है। देखिए एक है कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा है अपचयन और तीसरा है पुनरुत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत के 3 भागों के आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 122 का देखें तो बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन यानी डुओडेनम जे आकार। तो देखिए छोटी आंत के 3 भागों के आकार के संबंध में गलत है कि गलत है आपको जो है डुओडेनम जे आकार। ठीक है, अब देखिए कि डुओडेनम
सी आकार का होता है, ठीक है। तो छोटी आंत के 3 भागों के आकार में जो है सही होगा डुओडीनम सी आकार का होता है, ठीक है। किस आकार का होता है? तो ये सी आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दिए गए चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत अंकित है? तो यहाँ पे देखिए गलत अंकित जो है तो 123 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी हेपेटेटिक पोर्टल सिरा और जो है वसामय ग्रंथि। तो देखिए हेपेटेटिक पोर्टल सिरा वो और वसामय ग्रंथि गलत अंकित है, ठीक है। अब देखिए कि दिया गया चित्र मानव जो है मूत्र प्रणाली को दर्शाता है। मानव मूत्र प्रणाली एक जटिल उत्सर्जन प्रणाली है जो मूत्र की सांद्रता और शरीर से यूरिया के निष्कासन के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शैवाल की कार्बोहाइड्रेट सामग्री से कौन सा ईंधन उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ब्यूटेनॉल। तो शैवाल का जो है कार्बोहाइड्रेट भाग किण्वित होता है जिसके कारण ब्यूटेनॉल का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया से बायोएथेनॉल का भी उत्पादन किया जा सकता है। शैवाल महासागरों, नदियों और जो है झीलों से लेकर तालाबों, खारे पानी और यहाँ तक कि बर्फ़ तक के वातावरण में मौजूद होता है। बर्फ़ में रहने वाले शैवाल में क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनाइड वर्णक होते हैं जिससे आसपास की बर्फ को एक विशिष्ट लाल रंग मिलता है। लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहा जाता है। शैवाल में प्रजनन अलैंगिक और लैंगिक दोनों रूपों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 है कि वसा का गलनांक खाली स्थान में होता है और तेल का गलनांक खाली स्थान में होता है। तो 125 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए वसा का गलनांक जो है अधिक होता है और तेल का गलनांक कम होता है। वसा का गलनांक जो है क्या होता है? अधिक, और तेल का गलनांक क्या होता है? तो तेल का गलनांक जो है कम होता है, ठीक है। तो आमतौर पर जो है स्वस्थ वसा में मोनो अनसेचुरेटेड वसा के साथ साथ पॉली अनसेचुरेटेड वसा की उच्च मात्रा और संतृप्त वसा की कम मात्रा होती है। साधारण ताप पर ग्लिसराइड ठोस अवस्था में पाए जाते हैं वसा कहलाते हैं, और जो ग्लिसराइड द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वे तेल कहलाते हैं। तेल या वसा में असंतृप्तता का पता लगाने के लिए दृश्य परीक्षण किया जाता है। दृश्य अभिकर्मक आयोडीन के एल्कोहलिक विलयन से जो है अभिक्रिया करता है। क्या करता है? अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 126 है कि संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान कीजिए। तो 126 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए संपर्क प्रक्रिया में विकल्प में से कोई भी उत्प्रेरक नहीं है। संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की एक वर्तमान विधि है जो औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक है। संपर्क प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी और शुद्धिकरण। दूसरा उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर जो ट्राइऑक्साइड में रूपांतरण सल्फर ट्राइऑक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या नहीं देता है? डी ऑप्शन। तो देखिए जो है गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन और जो है नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। जब देखिए NaHCO3 को हीट करेंगे तो ये आपको देगा Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2 तो गर्म करने पर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन नहीं देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है केक बनाने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग आटा गूंथते हुए किण्वित करने के लिए किया जाता है। बालों को धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने की एक विधि है? तो बी ऑप्शन।
तो देखिए कि काष्ठीकरण प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH तैयार करने की एक विधि है। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन जो है कास्टनर कैलनर सेल में सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। कास्टनर कैलनर सेल विधि में मरकरी कैथोड तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ एनोड का कार्य करती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्रण विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर धोवन सोडा जो है प्राप्त होता है, यानी 2NaOH प्लस CO2। अभिक्रिया करेंगे तो ये हो जाएगा Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 कहता है कि जब गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो इसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। 129 का होगा ए ऑप्शन, यानी आइसोकोरिक। तो जब गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? आइसोकोरिक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, आइसोकोरिक के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए इस तरह जो है ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, ठीक है, और इस तरह से जो है ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपको आइसोबैरिक, ये हो जाएगा आपको आइसोथर्मल, ये हो जाएगा ठीक है, एडियाबैटिक। तो देखिए कि स्थिर आयतन पर होने वाली थर्मोडायनेमिक प्रक्रिया को आइसोकोरिक प्रक्रिया कहते हैं। इसे सममितीय प्रक्रिया या स्थिर आयतन प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 130 है कि स्थिर ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को साझा करना या स्थानांतरित करना किस नियम का पालन करता है? 130 का सी ऑप्शन, यानी ऑक्टेट नियम। तो स्थिर ऑक्टेट विन्यास प्राप्त करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को साझा करना या स्थानांतरित करना जो है ऑक्टेट नियम का पालन करता है, ठीक है। ऑक्टेट नियम का महत्व देखिए कि इसका उपयोग जो है परमाणुओं की स्थिरता का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑक्टेट नियम यह पता लगाने में सहायता करता है कि परमाणु जो है कैसे संयोजित करेंगे, ठीक है। यह रासायनिक संरचनाओं की स्थिरता और प्रतिक्रियाशीलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि ब्रांड क्रम और ब्रांड की लंबाई के बीच किस प्रकार का संबंध है? 131 का होगा बी ऑप्शन, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक। तो ब्रांड क्रम और ब्रांड की लंबाई के बीच जो है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक संबंध है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि आणविक कक्षीय सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंधन का बंधन क्रम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच अंतर के आधे के बराबर होता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा 104वें तत्व का नाम है? तो ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए 104वें तत्व का नाम विकल्प में से एक से अधिक हैं। जैसे 104वें तत्व की खोज का श्रेय लेने के लिए अमेरिकियों ने इसका नाम जो है रदरफोर्डियम रखा और सोवियत ने इसका नाम जो है कुर्चाटोवियम रखा। तो IUPAC नामकरण के अनुसार इसका नाम जो है अनिल, ठीक है, यूनिल क्वाडियम रखा गया है, ठीक है। नेपच्यूनियम 93वां तत्व है, ठीक है, 93वां तत्व है। क्वेश्चन नंबर देखिए 133, प्रदूषण के आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन, बिंदु स्रोत। प्रदूषण के आसानी से पहचाने जाने वाले स्रोत या स्थान को बिंदु स्रोत कहा जाता है। बिंदु स्रोत के उदाहरण जो है नगर पालिका और औद्योगिक डिस्चार्ज जो है पाइप है, जहां प्रदूषक जो है उपचारित अपशिष्ट जल के रूप में
जो है जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं। एक बिंदु स्रोत की सीमा नगण्य होती हैं जो इसे अन्य प्रदूषण स्रोत ज्यामिति से अलग करती हैं। ठीक है, एक बिंदु स्रोत प्रदूषक वह है जो एक ही पाइपलाइन या चैनल से पानी तक पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए सीवेज डिस्चार्ज या आउटफॉल पाइप। कारखाने और सीवेज उपचार संयंत्र दो सामान्य प्रकार के बिंदु स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 134, परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है? तो बी ऑप्शन यानी 0.9 nm। तो देखिए परमाणुओं का आकार लगभग 0.1 nm है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले छोटा परमाणु हीलियम आकार में 0.1 nm है। ठीक है, उसके बाद है कि परमाणु किसी रासायनिक तत्व की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ले सकती है। परमाणु का आकार परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की औसत दूरी के बराबर है। ठीक है, परमाणु का आकार जो है निम्न कारकों से प्रभावित होता है। जो है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा का प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 135 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतः स्फूर्त चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? बी ऑप्शन लौह चुंबकीय सामग्री। लौह चुंबकीय सामग्री स्वतः स्फूर्त चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किसी चुंबक के समीप लाए जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। लौह चुंबकीय क्षण चुंबकीय दिशा के समानांतर आ जाती हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है कि यदि लेंस को पानी में रखा जाए, पानी के संबंध में लेंस का अपवर्तनांक क्या होगा? 136 का होगा ए ऑप्शन यानी म्यू बराबर A/B। तो पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक म्यू है, इस प्रकार म्यू बराबर होगा A/B। देखिए यहाँ म्यू पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक है, ए कांच का अपवर्तनांक है और बी पानी का अपवर्तनांक है। जबकि कांच के संबंध में पानी का अपवर्तनांक म्यू है, यानी म्यू बराबर हो जाएगा B/A। तो किसी माध्यम की वह क्षमता जिससे वह प्रकाश की किरण की दिशा बदल देता है उसे अपवर्तनांक कहते हैं। दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का अनुपात अपेक्षिक अपवर्तनांक कहलाता है। किसी माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक का ही अपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। इससे μ21 बराबर μ21 बराबर μ12 बराबर होता है (2/1). क्वेश्चन नंबर देखिए 137 है कि प्रकाश कैसे उत्सर्जित होता है? सी ऑप्शन। तो देखिए उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजित अवस्था से निचली अवस्था में संचरण से प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक फोटोन की ऊर्जा फोटोन की आवृत्ति के सीधे अनुपातिक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 कहता है एक गोला जो है 4 और समान भागों में फट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित है? तो सी ऑप्शन संवेग। एक गोला 4 और समान भागों में फट जाता है, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्य में दोनों वस्तुओं या कणों की संपूर्ण गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रत्यास्थ संघट्य में गतिज ऊर्जा तथा संवेग दोनों संरक्षित रहता है और प्रत्यास्थ संघट्य में केवल जो है संरक्षित रहता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण कार्य न करे तो कोणीय संवेग परिमाण तथा दिशा में नियत रहता है। नेक्स्ट है कि एक हाथी और एक चींटी को पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है। ऐसा करने के लिए आवश्यक वेग क्या है? 139 का सी। तो देखिए एक हाथी और एक चींटी को पृथ्वी से बाहर जो है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है। ऐसा करने के लिए जो आवश्यक वेग दोनों के समान वेग से प्रक्षेपित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पलायन वेग जो है यह प्रक्षेपित पिंड के द्रव्यमान और प्रक्षेपित कोण पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए सूर्य का पलायन वेग कितना है? तो 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड। बुध का है 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड। शुक्र का है 10.36 किलोमीटर पर सेकेंड। मंगल का है 5.03
पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 140 है कि पृथ्वी की गति धीमी हो रही है और परिमाण स्वरूप मंगल चंद्रमा उसके करीब आ रहा है। कथन 2 है कि प्रणाली का कोणीय संवेग जो है संरक्षित नहीं है। तो देखिए 40 का राइट आंसर होगा सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है, गलत हैं। तो देखिए पृथ्वी की गति धीमी नहीं हो रही है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति स्थिर रहती है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति 30 किलोमीटर पर सेकेंड है और पृथ्वी की घूर्णन गति 0.4621 किलोमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 141। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी शीतलक है। तो 141 का सी ऑप्शन पानी। तो देखिए पानी जो है एक प्रभावी शीतलक है। पानी की उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, नाभिकीय रिएक्टर में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे हटाए जाने की प्रक्रिया शीतलक कहलाती है। जल को शीतलक के रूप में उपयोग करने के साथ जो है के लाभ निम्न है। उत्कृष्ट तापीय गुण, प्रचुर किफ़ायती एवं काम करने में आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि किसी पिंड का तापमान 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। 142 का बी ऑप्शन तापीय क्षमता। तो किसी पिंड का तापमान एक के यानी 1000 केल्विन 1 के तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उसकी तापीय क्षमता कहा जाता है। किसी वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को जो ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी पदार्थ के अलग अलग द्रव्यमानों की ऊष्माधारिता अलग अलग होती है। ऊष्माधारिता का मात्रक जूल जो है पर जूल जो है अथवा जो है केल्विन अथवा कैलोरी अथवा जो है किलो कैलोरी होता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4.2 जूल पर ग्राम जो है पर कैलोरी जो है पर कैलोरी होता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन नंबर 143 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव दोहरा परिसंचरण दिखाता है। तो डी ऑप्शन। तो देखिए कहता है कि पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ जीव दोहरा परिसंचरण दिखाता है। पक्षी, स्तनधारी और मगरमच्छ। सरीसृप का हृदय लगभग 3 वेसमी होता है। सरीसृप जीव असमतापी होते हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग के जीव जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें रेप्टाइल कहते हैं। छिपकली जैसे छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुए, अजगर, स्फेनोडन आदि। सरीसृप वर्ग के जीव में जनन छिद्र और उसके बाद है गुदा दोनों मिलकर जो है ये औस्कर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। देखिए 144 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है। तो 144 का होगा डी ऑप्शन। तो हृदय, रक्त वाहिकाएँ और रक्त मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है। मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल अंग है हृदय, रक्तवाहिकाएँ, रक्त कोशिका एवं लसिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो 145 का होगा बी ऑप्शन यानी पोन्स। ठीक है, तो पोन्स जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, पोन्स जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 146 है कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन हैं। तो सी ऑप्शन 7। भारत में 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत के 6 राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं जो 7 स्थानों पर स्थित है। ठीक है, जैसे देखिए काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद केगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुडनकुलम तमिलनाडु में है, राजस्थान नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र रावतभाटा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर देखिए 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि विश्व में किसी भी अन्य प्रकार की फसल की तुलना में कौन सी फसल जो है अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो सी ऑप्शन अनाज। तो देखिए विश्व में किसी भी अन्य प्रकार की फसल की तुलना में अनाज अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। ज्वार फसल ऊर्जा आवश्यकता के लिए कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है।
उसके बाद है कि कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है। भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख कार्बोहाइड्रेट स्टार्च और शर्करा के रूप में होते हैं। उसके बाद है कि अलसी का बीज आवश्यक वसा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 148 है कि जीव जो है मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन का प्रक्रिया का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है। तो 148 का होगा ए ऑप्शन, यानी जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, जैव भू रासायनिक चक्र। सॉरी, ये जो है क्वेश्चन नंबर 148 है कि जैव मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन का प्रक्रिया का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है। तो ए ऑप्शन होगा, यानी जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से। तो जैव जो है मंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन जैव भू रासायनिक चक्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य नहीं है। 149 का होगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो खाद्य जाल के लिए विकल्प एक से अधिक सत्य है। खाद्य वेब में उत्पादक उपभोक्ताओं से जुड़े होते हैं और उपभोक्ता एक विशिष्ट रूप में जो डिकम्पोज से जुड़े होते हैं। एक खाद्य वेब पौधों और जानवरों से जुड़े कई रास्ते तय करता है। खाद्य जाल के लिए जो है स्थिति जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 150, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादकों शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्या को उनके क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है। तो 150 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्प में से कोई भी जो है उत्पादकों नहीं, जो है कोई भी विकल्प नहीं है जो उत्पादकों शाकाहारी और मांसपेशियों की जो है मांसाहारियों की संख्या के उनके क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है। संख्याओं का पिरामिड एक खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या जिसे एक पिरामिड में ग्राफिक रूप में दर्शाया जा सकता है। प्रत्येक बार खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर पर व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संख्याओं का पिरामिड उनके क्रमिक पोषी स्तर पर शाकाहारी और मांसाहारी की संख्याओं को दर्शाता है। संख्याओं का पिरामिड उत्पादकों शाकाहारी और मांसाहारियों की संख्याओं उनके क्रमिक पोषी स्तर पर दर्शाता है। ठीक है, पोषी स्तर पर दर्शाता है। तो देखिए कि जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है उसे जीव भार पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।